हेलो गाइस, दिस इज़ प्रीति। सो आज हम शुरू करते हैं अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। हमने बोरोन फैमिली शुरू करी हुई थी। प्रीवियस लेक्चर में हमने STYX कोड के बारे में पढ़ा था, जिसमें बोरेन्स के स्ट्रक्चर की सारी इन्फॉर्मेशन हमने गैदर कर ली है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बोरेन्स। बोरेन्स यहाँ पे डिफरेंट बोरेन्स दिए हुए हैं, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर कमेंट करना है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ बोरेन्स की कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर आता है नंबर ऑफ एम्प्टी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर क्या आता है? नंबर ऑफ एम्प्टी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, और ये हमें पता चलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से। सेकंड फैक्टर आता है साइज ऑफ बोरेन्स। थर्ड फैक्टर आता है स्ट्रक्चर मतलब क्लोजो है, नीडो है या रेक्नो है, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, जिसको डी कैप चेंज भी बोलते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे थर्ड फैक्टर आप डी कैप चेंज भी लिख सकते हो। फर्स्ट फैक्टर के साथ शुरू करते हैं, नंबर ऑफ एम्प्टी नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देखो, अगर आप हर बोरेन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करने लगोगे तब तो टाइम ऐसे ही कंज्यूम हो जाएगा। इसके लिए एक ट्रिक देख लो। ट्रिक याद करने के लिए है, अगर हम B2H6 की बात करें, B2H6 कैसे फॉर्म हुआ है? BH3 यूनिट की डाइमराइजेशन हुई है। ठीक है, BH3 यूनिट में बोरोन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स कितने हैं ये देखते हैं सबसे पहले। एक्साइटेड स्टेट में यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा और यहाँ पे हमें एक एम्प्टी ऑर्बिटल मिल रहा है, वेकेंट ऑर्बिटल मिल रहा है। अगर एक बोरोन है तो एक वेकेंट ऑर्बिटल मिल रहा है, अगर दो बोरोन्स होंगे तो 2 वेकेंट ऑर्बिटल मिलेंगे। B2H6 के केस में अगर हम नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की बात करी जाए, एम्प्टी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की, तो वो भी कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। मीन्स एम्प्टी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो हैं, एम्प्टी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ बोरोन्स के इक्वल होते हैं। बोरोन में कितने बोरोन्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ बोरोन्स। बस ये याद हो गया, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपके पास दिए हुए हैं, यहाँ पे B2 है तो नंबर ऑफ एम्प्टी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स देखते हैं हम कितने मिलेंगे। यहाँ पे देखो B2 है तो 2 मिलेंगे, यहाँ पे B3 है तो 3 मिलेंगे, B4 है तो 4 मिलेंगे, B5 है तो 5 एंड B6 है तो 6। ठीक है, अब जैसे जैसे नंबर ऑफ एम्प्टी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। ठीक है, दैट मीन्स नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बोरेन्स की। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखा जाए तो कुछ ऐसा होगा। इजी है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम साइज वाला फैक्टर देखते हैं। सेकेंड आ रहा है साइज वाला फैक्टर। ठीक है, अगर यहाँ से एसिड का क्या मतलब है? वो प्रोटॉन डोनर होगा, यहाँ से एक प्रोटॉन लूज कर देगा वो, तो 8 नेगेटिव है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? B10H13 नेगेटिव आ जाएगा। ये क्या आ गया? कॉन्जुगेट बेस आ गया। और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी होगी, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा कॉन्जुगेट बेस, उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है किसी एसिड की। स्टेबिलिटी नहीं, ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है किसी एसिड की। यहाँ पे अगर हम देखें तो नंबर ऑफ वेकेंट या फिर एम्प्टी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स 10 मिलेंगे, और यहाँ पे नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स जो कि नॉन बॉन्डिंग है वो 5 मिलेंगे। देखो, जितने ज़्यादा वेकेंट नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगी। यहाँ पे क्या होगा? मोर डीलोकलाइजेशन। अगर जितनी ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगी उतनी ही स्टेबिलिटी होगी कॉन्जुगेट बेस की, और जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी कॉन्जुगेट बेस की उतनी ही ज़्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर साइज ज़्यादा है तो नंबर ऑफ एम्प्टी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ज़्यादा होंगे, डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि
अगर आपको नंबर ऑफ बोरॉन्स दोनों में सेम मिले, मींस यहाँ पे एम्प्टी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कितने मिलेंगे, यहाँ पे 5 मिलेंगे, यहाँ पे भी 5 मिलेंगे। अब डीलोकलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं लगा सकते क्योंकि नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के ऊपर ही डिपेंड कर रहा था जो कि एम्प्टी थे। अब यहाँ पे इस केस में हमें एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे आप, ये हम स्ट्रक्चर देख के फाइंड आउट करेंगे कि अगर देखो क्लोजो स्ट्रक्चर एक जर्नल फॉर्म में बताऊँ मैं आपको, और नीडो, अरेक्नो, वैसे मेनली इन्हीं तीनों की बात होती है। अगर क्लोजो का स्ट्रक्चर क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है आपको कि कुछ ऐसा होगा, ठीक है। नीडो का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ज़्यादा ओपन होगा। और अरेक्नो की बात करी जाए तो उसका स्ट्रक्चर और ज़्यादा ओपन होगा। जितना स्ट्रक्चर ओपन है उतना ही ज़्यादा जल्दी वो प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे अरेक्नो में आपको मोर ओपन स्ट्रक्चर मिल रहा है, मोर ओपन स्ट्रक्चर मिल रहा है। दैट मीन्स ईजी टू डोनेट H पॉजिटिव। अगर जितना जल्दी या जितना इजी H पॉजिटिव को डोनेट कर देगा कोई मॉलिक्यूल, उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। सो ये क्या होगा, मोर एसिडिक, ठीक है। सो ये आ गया। अगर क्लोजो, नीडो और अरेक्नो के केस में क्लोजो लेस एसिडिक होगा, नीडो उससे ज़्यादा एसिडिक होगा, अरेक्नो सबसे ज़्यादा, देन हाइपो आ जाएगा। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्ट्रक्चर की पैकिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कितने क्लोजली पैक्ड हैं, ठीक है, और कितना ओपन स्ट्रक्चर है। तो ये आ गया आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अगर यहाँ पे हम देखें सो B5H7 की बात करी जाए, B5H9 की बात करी जाए और B5H11 की बात करी जाए, सो ये क्लोजो है, ये नीडो है, ये अरेक्नो है। ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा ओपन होगा तो ये ईजिली H पॉजिटिव आयंस दे सकता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा एसिडिक होगा। तो ये आ गया आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ठीक है। अब ये वाले आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं या ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो देखो ये प्रोटॉन डोनर है, दैट मीन्स ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं, एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, ये दिया हुआ है B2H6 मतलब नंबर ऑफ एम्प्टी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स लिखेंगे सबसे पहले। इसमें 2 आएंगे, इसमें 4 आएंगे, इसमें 5 आएंगे, इसमें भी 5 आ रहे हैं एंड इसमें 6 आ रहे हैं, ठीक है। अब प्रीडोमिनेंट, अब ये नहीं बोल देना है कि ये तो अरेक्नो है। हम यहाँ पे देखें तो ये क्या आ गया, अरेक्नो आया, 6 नेगेटिव आएगा, और ये अब आपके पास नीडो आ रहा है, 4 नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ये वाला एसिडिक होगा, ऐसे नहीं होगा। प्रीडोमिनेंट फैक्टर क्या है, फर्स्ट वाला, कि जितने ज़्यादा एम्प्टी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगे उतनी ही ज़्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। सो इन दोनों के केस में B5 और H11 के केस में आपको B6H10 ही ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि पहले हम जो डोमिनेंट फैक्टर है वो साइज़ है, या फिर हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एम्प्टी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ठीक है। उसके बाद अगर हमने B5H9 और B5H11 को देखना है तो इन जहाँ पे बोरॉन सेम आ रहे हैं वहाँ पे हमें साइज़ वाला कौन सा स्ट्रक्चर वाला या डी कैप चेन वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। तो इसके केस में यहाँ पे 11 होगा, अरेक्नो है ये, तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा, और एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर B2H6 की सबसे कम होगी, देन B4H10 आ जाता है, देन आपके पास B5H9 आएगा क्योंकि ये नीडो है, देन आपके पास B5H11 आएगा क्योंकि ये अरेक्नो है, एंड देन आपके पास B6H10 आएगा क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा एम्प्टी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है थर्मल स्टेबिलिटी का।
थर्मल स्टेबिलिटी किसके पास होगी ज़्यादा, ऑब्वियस बात है, नाम से ही पता चल रहा है, मीन्स जो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होगा। ज़्यादा एसिडिक होने का क्या मतलब है, ज़्यादा एसिडिक होने का क्या मतलब है, वो ईजिली H पॉजिटिव आयन अपना डोनेट कर देगा, ठीक है। दैट मीन्स उसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो कम होगी। अगर स्टेबिलिटी कम है तभी वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तभी ज़्यादा एसिडिक होगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी और एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑपोजिट रिलेशनशिप होता है, ठीक है। ये आ गया आपके पास, एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सबसे पहले हम यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा किसकी होगी, ऑब्वियस ही बात है B2H6 की सबसे कम होगी, क्योंकि एम्प्टी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 4 हैं, एंड यहाँ पे आपके पास 5 आ रहे हैं, एंड यहाँ पे आपके पास B10H14 है, ठीक है। और उसके बाद अगर थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा जाए तो रिवर्स हो जाएगा, B2H6 की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, देन आपके पास B4H10 आएगा, देन आपके पास B5H9 आएगा, और सबसे कम स्टेबिलिटी B10H14 की होती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी डीप्रोटोनेट हो जाता है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। रिएक्शन ऑफ बोरेन्स। बोरेन्स के ऊपर कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती हैं। सबसे पहले तो देखो, बोरेन अब एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं, दैट मीन्स बेस के साथ इसकी रिएक्शन हो सकती है। सो फर्स्ट आ जाता है आपके पास रिएक्शन विद लुईस बेस। सेकेंड आता है डीप्रोटोनेशन रिएक्शन, एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है H पॉजिटिव को इजीली दे सकते हैं, तो सेकेंड कौन सी होगी, डीप्रोटोनेशन रिएक्शन। उसके बाद आती है केज डिग्रेडेशन रिएक्शन, देन आपके पास आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कार्बोरेन फॉर्मेशन रिएक्शन एंड हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, ठीक है। 1 बाय 1 इन सारी रिएक्शंस को डिटेल में हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विद लुईस बेस। रिएक्शन शुरू करने से पहले ये नोट लिखा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो सारे बोरेन्स है दे आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। ये हमें कहाँ से पता चल रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से पता चल रहा है, एंड दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का कहाँ से पता चल रहा है, STY कोड की हेल्प से हमने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए थे सारे बोरेन्स के ऑलमोस्ट। तो वहाँ पे देखो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हमें मिल रहे हैं। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसकी वजह से बोरेन्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर जनरली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स के बोरेन्स दिए हुए हैं, रिएक्शन करवानी है लुईस बेस के साथ। लुईस बेस के साथ जनरली 2 टाइप की रिएक्शंस होती हैं। यहाँ पे कौन कौन सी रिएक्शंस होती है, 2 टाइप की रिएक्शन होती है। एक होती है क्लीवेज रिएक्शन, एक कौन सी होगी, क्लीवेज रिएक्शन होगी, एंड दूसरी होगी डीप्रोटोनेशन रिएक्शन। ये क्या होगी, डीप्रोटोनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब कौन से बोरेन्स डीप्रोटोनेशन रिएक्शन करते हैं, कौन से क्लीवेज रिएक्शन करते हैं, ये देखेंगे सबसे पहले। अगर यहाँ पे बात करी जाए, जो लोअर बोरेन्स होंगे वो क्लीवेज रिएक्शन करेंगे। क्या करेंगे, लोअर बोरेन्स क्लीवेज रिएक्शन करेंगे, और जो हायर बोरेन्स होंगे वो डीप्रोटोनेशन रिएक्शन करेंगे। अब ये वाले बोरेन्स डीप्रोटोनेशन रिएक्शन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हायर बोरेन्स जनरली एसिडिक होते हैं, मोर एसिडिक होते हैं, तो ईजिली डीप्रोटोनेट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन बनते हैं वो B5H9 से बनते हैं। कहाँ से बनते हैं, यहाँ से बनते हैं B5H9, क्योंकि B5H9 क्लीवेज रिएक्शन भी शो करता है और डीप्रोटोनेशन रिएक्शंस भी शो करते हैं, ठीक है। कहाँ पे कैसे होता है, जब हम रिएक्शंस करेंगे तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्लीवेज रिएक्शन के साथ। क्लीवेज रिएक्शन में देखो फर्दर 2 टाइप की क्लीवेज हो सकती है, एक सिमेट्रिकल क्लीवेज होगी, एक अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होगी।
अब सिमेट्रिकल क्लीवेज क्या है, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये सब हम देखेंगे। देखो ये क्लीवेज सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, टोटली डिपेंड करती है लिगेंड्स के ऊपर कि लिगेंड्स कौन से हैं, सॉफ्ट लिगेंड है या हार्ड लिगेंड है। ठीक है, मीन्स जब हम बेस की बात कर रहे होते थे तो जनरली हार्ड बेस एंड सॉफ्ट बेस कैसे पता चलता था, हमें साइज़ के बेस के ऊपर पता चलता था। जो बल्कि बेसिस होते थे उनको हम सॉफ्ट बेस बोलते हैं, जो जिनका स्मॉल साइज होता है उनको हम हार्ड बेस बोलते थे। तो सिमेट्रिकल क्लीवेज और अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, ये जो लिगेंड्स है, ये जो बेस है, इनके ऊपर डिपेंड करती है। मान लो कि यहाँ पे हमारे पास आ रही है सिमेट्रिकल क्लीवेज हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, सिमेट्रिकल क्लीवेज हो रही है। अब ये सिमेट्रिकल क्लीवेज का क्या मतलब है कि यहाँ पे देखो एक लिगेंड जो है इस बोरोन के साथ लगेगा। बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लिगेंड के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो ये यहाँ पे अटैक कर सकता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब दूसरी बार में क्या होगा कि लिगेंड यहाँ पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, सो इसको क्या बोलेंगे हम, सिमेट्रिकल क्लीवेज बोलेंगे। सो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, BH3 आ गया। ठीक है, एक बार एक लिगेंड ने अटैक किया, सो यहाँ पे लिगेंड आ जाएगा। दूसरी बार क्या होगा, फिर से BH3 आएगा एंड आपके पास ये लिगेंड आ गया। आप इजीली देख सकते हो यहाँ पे एक एक बार दोनों लिगेंड ने अटैक किया है दोनों बोरोन्स के ऊपर। इसको क्या बोलेंगे हम, सिमेट्रिकल क्लीवेज बोलेंगे। ठीक है, अब अनसिमेट्रिकल क्लीवेज क्या है वो देखते हैं। आप यहाँ पे आपके पास हम एग्जाम्पल ले रहे हैं अनसिमेट्रिकल क्लीवेज का। सो अनसिमेट्रिकल क्लीवेज में क्या होगा कि दोनों जो लिगेंड है वो एक ही बोरोन पे अटैक करेंगे। अब ये दोनों जो लिगेंड है वो एक ही बोरोन के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ठीक है, सो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेंगे ये देख लेते हैं। सो देखो अब ये इधर चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, ब्रेक हो जाएंगे, ये दोनों बॉन्ड बेसिकली ब्रेक हो जाएंगे और यहाँ पे लिगेंड आ गए हैं। तो हमारे पास आ गया H2B एंड दो लिगेंड्स आ गए और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, और एक दूसरा जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो BH4 नेगेटिव मिलेगा, BH4 नेगेटिव। सो जनरली यहाँ पे हम ये प्लस वाला साइन नहीं लगाता है, हमें यहाँ पे सॉल्ट्स की फॉर्मेशन होती है। जब अनसिमेट्रिकल क्लीवेज में आप देख सकते हो सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है और सिमेट्रिकल क्लीवेज में न्यूट्रल प्रोडक्ट मिल रहे हैं आपको। ठीक है, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज में क्या हुआ कि दोनों लिगेंड ने एक ही बोरोन के ऊपर अटैक किया हुआ है। सिमेट्रिकल क्लीवेज में क्या हुआ, वन बाय वन दोनों बोरोन के ऊपर लिगेंड्स जो हैं वो अटैक कर रहे हैं। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं। सो कौन कौन से लिगेंड कौन सी क्लीवेज शो करेंगे ये देखेंगे। देखो अगर कोई बल्कि लिगेंड होगा जिनको हम सॉफ्ट लिगेंड्स बोलते हैं, सो जैसे हम NET थ्राइस की बात करते हैं या फिर NCH3 थ्राइस की बात करें या फिर कार्बोनिल की बात करें, सो ये जो हैं दे आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट लिगेंड्स। ये क्या है, सॉफ्ट लिगेंड्स है, सॉफ्ट लिगेंड्स है, सॉफ्ट बेसिस बोलते हैं हम इन्हें। और अगर हम स्मॉल साइज लिगेंड्स की बात करें, जैसे आपके पास हो गया NH3, ठीक है, सो ये इसका साइज क्या है, अब स्मॉल है, दैट मीन्स ये क्या होगा आपके पास, हार्ड बेस होगा या हार्ड लिगेंड होगा। सो जब बल्कि लिगेंड्स आएंगे तो बल्कि लिगेंड क्या करेंगे, अब स्टीरिक हिंड्रेंस कम हो जिसकी वजह से बल्कि लिगेंड सिमेट्रिकल क्लीवेज करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि बड़ा लिगेंड है, अगर यहाँ पे एक बड़ा लिगेंड लग गया तब तो अब हिंड्रेंस आ जाएगी, दैट मीन्स जो दूसरा लिगेंड है वो अब दूसरे वाले बोरोन पे ही लगेगा। तो सिमेट्रिकल क्लीवेज कहाँ पे हो रही है, जब आपके पास बल्कि लिगेंड आ रहा है। ठीक है, और अनसिमेट्रिकल क्लीवेज कब हो रही है, जब कोई छोटा लिगेंड है। अगर स्मॉल लिगेंड है तो क्या होगा, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होगी, क्योंकि स्मॉल लिगेंड के केस में क्या होगा कि एक वाला
एक बार लिगेंड ने यहाँ पे इस बोरोन पे अटैक कर दिया, अब उसको स्टीरिक हिंड्रेंस इतनी ज़्यादा वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो दूसरा लिगेंड भी इस बोरोन पे अटैक कर सकता है। दैट मीन्स जब स्मॉल लिगेंड होगा, हार्ड लिगेंड होगा, तो अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होगी और सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, सो एग्जाम्पल्स, अब क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं हम। यहाँ पे अब देखो ये क्या है, अब स्मॉल लिगेंड है, दैट मीन्स ये हार्ड बेस है। ठीक है, हार्ड बेस है तो वो एक ही बोरोन के ऊपर अटैक कर सकता है। सो यहाँ पे 2NH3 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, तो एक बार क्या करेगा, ये इस वाले बोरोन के ऊपर अटैक करेगा और आपको यहाँ पे B हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, यहाँ पे अब किसी लिगेंड ने अटैक किया है, लिगेंड क्या है, अब NH3 है, NH3 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। एक बार ये होगा, दूसरी बार NH3 फिर से अटैक करेगा। ठीक है, फिर से अटैक करेगा। अब यहाँ पे उसको स्टेरिक हिंड्रेंस उतनी नहीं मिल रही है, तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, यहीं पे अटैक करेगा, और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तब आपको यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, BH4 नेगेटिव मिलेगा एंड BH2 NH थ्राइस का ट्वाइस मिलेगा, और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई है, सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई है। ये कौन सी क्लीवेज है, अब आप देख सकते हो एक ही बोरोन के ऊपर दोनों लिगेंड्स आए हैं, दैट मीन्स ये अनसिमेट्रिकल क्लीवेज है। ये क्या आ गई आपके पास, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज हुई। अगर हम दूसरा वाला एग्जाम्पल लें, सो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या होगा, एक बोरोन के ऊपर लिगेंड अटैक करेगा, सो इस बोरोन के ऊपर NCH थ्राइस का थ्राइस, यहाँ पे ये आ गया, एंड यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, BH हाइड्रोजन है। ठीक है, अब यहाँ पे NCH3 को देखते हैं, का थ्राइस है, तो यहाँ पे देखो इसको ओपन करके लिखोगे तो स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा मिलेगी, स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा मिलेगी। दैट मीन्स अब जो दूसरा लिगेंड होगा, यहाँ पे दूसरा लिगेंड जो अटैक करेगा, CH थ्राइस का थ्राइस, वो दूसरे वाले बोरोन के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, इस बोरोन के ऊपर अटैक करेगा, और हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, BH3, यहाँ पे NCH थ्राइस हो जाएगा, प्लस BH3 NCH3 का थ्राइस आएगा। दैट मीन्स हम सीधा क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ रहा है। सो मीन्स यहाँ पे अब आपको न्यूट्रल प्रोडक्ट मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है, न्यूट्रल प्रोडक्ट मिल रहा है। सो सिमेट्रिकल क्लीवेज में आपको न्यूट्रल प्रोडक्ट मिलेगा, एंड अनसिमेट्रिकल क्लीवेज में आपको सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे देखते हैं, ये 2 एग्जाम्पल्स अगेन दिए हुए हैं। OH नेगेटिव है यहाँ पे, मीन्स अब ये क्या है, स्मॉल लिगेंड है, स्मॉल लिगेंड है, दैट मीन्स ये हार्ड लिगेंड हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगी, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होगी, और दोनों OH नेगेटिव जो हैं एक ही बोरोन के ऊपर लगेंगे, और आपको प्रोडक्ट सॉल्ट की फॉर्मेशन में मिलेगा। एक BH4 नेगेटिव मिल जाएगा आपको, एंड दूसरा BH2 OH का ट्वाइस पॉजिटिव मिल जाएगा। ठीक है, यही हुआ। मान लो इस बोरोन के ऊपर ही OH आया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, BH4 नेगेटिव आ जाएगा और पॉजिटिव, दैट मीन्स यहाँ पे सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, और PPH3 एक बड़ा लिगेंड है, दैट मीन्स ये अब स्टीरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा अगर एक बार अटैक कर लेगा किसी भी बोरोन के ऊपर। सो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, BH3 PPH थ्राइस मिल जाएगा, PPH थ्राइस, और दूसरी बार जब
PPH थ्राइस अटैक करेगा तब भी हमें सेम ही मॉलिक्यूल मिलेगा। दैट मीन्स इसके 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। ये क्या मिल गया आपको? न्यूट्रल प्रोडक्ट मिल गया। ये आ गया आपके पास न्यूट्रल प्रोडक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखना है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए करा रही हूँ आपको। सो यहाँ पे भी देखो अब कौन सी क्लीवेज होगी, ये हुई है सिमेट्रिकल क्लीवेज। ये क्या हुई है? सिमेट्रिकल क्लीवेज। अब यहाँ पे भी ये भी बड़ा ही है लिगेंड, हार्ड लिगेंड नहीं है, सॉफ्ट लिगेंड ही है। दैट मीन्स यहाँ पे भी क्या होगी? सिमेट्रिकल क्लीवेज ही होगी। यहाँ पे भी आपको सिमेट्रिकल क्लीवेज ही मिलेगी, और यहाँ पे भी CO एक सॉफ्ट लिगेंड है तो यहाँ पे भी सिमेट्रिकल क्लीवेज मिलेगी। सो अब देखते हैं प्रोडक्ट क्या मिलेगा। सिमेट्रिकल क्लीवेज है, मीन्स 1 बाय 1 दोनों लिगेंड एक एक बोरोन के ऊपर अटैक करेंगे और आपको 2 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे इसके। यहाँ पे NHCH का 3 का ट्वाइस आएगा। देन यहाँ पे भी सिमेट्रिकल क्लीवेज हो रही है तो लाइकवाइज ही प्रोडक्ट मिलेंगे। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। फॉस्फोरस के पास अगेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसके भी 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। एंड यहाँ पे भी आपको BH3CO एक सॉफ्ट लिगेंड है तो सिमेट्रिकल क्लीवेज करेगा और इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। नेक्स्ट अब हायर बोरेन्स की तरफ चल रहे हैं। हायर बोरेन्स में लुईस पेज कैसे रिएक्शन देता है। सबसे पहले तो देखो B4H10 के लिए हमें पता है, हमने ऑलरेडी देखा है, क्लीवेज रिएक्शन ही मिलेगी। सो प्रोडक्ट क्या मिलेंगे ये हमें पता करना है। इसके लिए डायग्राम, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। अभी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं, बाद में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप इजीली प्रोडक्ट लिख सकते हो। ठीक है, समझने के लिए हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले STYX कोड क्या होगा B4H10 के लिए 4012 होता है। सो बॉन्डिंग का देख लेते हैं। यहाँ पे ये BHB बॉन्ड शो कर रहा है। यहाँ पे ये क्लोजो बॉन्ड्स के लिए है एंड यहाँ पे BB बॉन्डिंग आ रही है एंड यहाँ पे आपके पास BH2 यूनिट्स होंगे। सो ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर B4H10 का। देखो हम स्टार्ट इससे करते थे बट यहाँ पे तो 0 ही आ रहा है। दैट मीन्स BHB के अब हमें 4 यूनिट्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, जिसके लिए हमें 4 बोरोन्स चाहिए। हमने यहाँ पे 4 बोरोन्स लिख दिए और हम BHB के 4 यूनिट्स यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन आया। उसके बाद आप देखो 1 BB बॉन्ड है तो ये हमने 1 BB बॉन्ड लगा दिया। उसके बाद BH2 यूनिट देखेंगे। BH2 यूनिट आपके पास 2 है, सो यहाँ पे हमने 2 BH2 लगा दिए। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन काउंट करो, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन आ रहे हैं। दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन जो बचे हुए हैं वो हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अब रिएक्शंस करते हैं। सो रिएक्शन में देखो NH3 का अटैक होगा। NH3 का अटैक होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोरोन के ऊपर अटैक होगा। सो यहाँ पे देखो NH3 का एक बार अटैक, अब सिमेट्रिकल क्लीवेज होगी या अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होगी। सो यहाँ पे अनसिमेट्रिकल, ये लिगेंड क्या है? स्मॉल है, तो अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होगी। अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होगी। सो यहाँ पे दोनों NH3 जो हैं, दोनों NH3 एक ही बोरोन के ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है, H3 ये भी इसके ऊपर ही अटैक करेगा और आपको एक तो यहाँ से डायरेक्टली ये यूनिट मिल रहा है। डायरेक्टली क्या मिल रहा है आपको? BH2 और NH थ्राइस का ट्वाइस, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज हो रही है। अब बाकी देखो बाकी क्या क्या बचा हुआ है। सो यहाँ से B4H10 से हमने क्या किया? -BH2 कर दिए हुए हैं। -BH2 करने से हमारे पास बचे यहाँ पे B3H8, तो यहाँ पे दूसरा क्या आ जाएगा? B3H8 आ जाएगा। 3H8 और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये वाले बॉन्ड्स ब्रेक हो गए हुए हैं।
सो अब हम देख सकते हैं जब अनसिमेट्रिकल क्लीवेज हो रही है, यहाँ पे NH3 स्मॉल लिगेंड है, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होगी और अनसिमेट्रिकल क्लीवेज पे हमें ये प्रोडक्ट मिल गए हैं। अगर यहाँ पे लिगेंड बल्कि लिगेंड मिल रहा है तो सिमेट्रिकल क्लीवेज होगी। और ये क्लीवेज किस तरह से होगी ये देखते हैं आप। यहाँ पे देखो आपके पास NMe3 इसको लिख सकते हैं हम, एक लिगेंड आ गया। अब ये अटैक करेगा इस बोरोन के ऊपर। अब बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये बल्कि लिगेंड है, तो दूसरा वाला NMe3 इसी बोरोन पे नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सो सबसे पहले देखो एक प्रोडक्ट जो मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, H3 आ गया, बोरोन आ गया और NMe3 आ जाएगा, NMe3 आ गया, ठीक है। अब दूसरा प्रोडक्ट क्या है कि बाकी जितने भी बोरोन बचे वो लिखेंगे और उनमें से किसी एक बोरोन के साथ लिगेंड की अटैचमेंट होगी। सो आपके पास दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे BH3 चला गया है एक, तो क्या बचेगा यहाँ पे B3 और H7 और यहाँ पे एक लिगेंड आ जाएगा NMe3। सो ये हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गए, ये न्यूट्रल प्रोडक्ट है और ये हमारे पास सॉल्ट मिल रहा है। सो देखो अब बार बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हो कैसे। एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है कि अगर कोई अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होगी, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज में आपको एक जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। अनसिमेट्रिकल क्लीवेज में दोनों लिगेंड जो हैं एक ही बोरोन के साथ अटैच होंगे, तो यहाँ पे हमने 2 लिगेंड लगा दिए और बाकी BH2 आएगा, ठीक है। तो एक यूनिट आपको ये मिलेगा और दूसरा आप सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हो। जब सिमेट्रिकल क्लीवेज होगी तो सिमेट्रिकल में आपको एक यूनिट ये वाला याद रखना है, BH3 लिगेंड, ठीक है। कोई भी लिगेंड इसके साथ अटैच होगा। और अब क्योंकि देखो सिमेट्रिकल क्लीवेज में एक बोरोन के साथ एक लिगेंड लगेगा, बाकी H3 आपके लगेंगे, ठीक है। सो ये चार्ट के थ्रू आप इसको याद रख सकते हो, मतलब इसको अगर क्रैम कर लोगे, समझ लिया हमने। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करना होता है तो उसके लिए आप ये याद रखो कि अनसिमेट्रिकल क्लीवेज में आपको एक प्रोडक्ट L2, दोनों लिगेंड एक ही बोरोन के साथ लग रहे हैं और यहाँ पे H2 आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव वाला पार्ट मिल गया आपको, नेगेटिव वाला पार्ट आप सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हो, जो भी रिएक्टेंट स्पीसीज होगी। सिमेट्रिकल क्लीवेज हो रही है, सो सिमेट्रिकल क्लीवेज में क्या होगा, देखो अब लिगेंड एक बोरोन के साथ एक ही लिगेंड अटैच होगा, तो हमने एक लिगेंड एक बोरोन के साथ अटैच कर दिया, बाकी यहाँ पे H3 आ जाएगा, ठीक है। और जो भी दूसरा जो प्रोडक्ट होगा वो आप सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। अब क्वेश्चन कंप्लीटली कैसे पूछा जा सकता है। सो देखो यहाँ पे अब ये एक सॉफ्ट लिगेंड है, सॉफ्ट लिगेंड है मीन्स यहाँ पे सिमेट्रिकल क्लीवेज होगी तो क्लीवेज ही, क्योंकि क्लीवेज रिएक्शन ही होगी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास लोअर बोरेन्स है, सिमेट्रिकल क्लीवेज होगी। और सिमेट्रिकल क्लीवेज से आपको क्या मिलेगा, देखो अब क्या मिलेगा, देखो एक आप मीन्स एक लिगेंड एक बोरोन के साथ लगेगा, तो हमने लिख दिया लिगेंड क्या है PPH3, और बाकी क्या बचा यहाँ पे BH3 यूज़ हो गया हुआ है, तो कितने BH3 बचे, एक BH3 बचा, सो हम यहाँ पे BH3 लिख देंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, एक लिगेंड आ जाएगा PPH का थ्राइस। इजीली आप लिख सकते हो, ठीक है। अब हमें यहाँ पे B11 NMR स्पेक्ट्रम के बारे में बताना है, H1 NMR स्पेक्ट्रम के बारे में बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। कुछ ऐसा होगा, बोरोन के साथ ये हाइड्रोजन 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 लगे हुए हैं, एक PPH3 लगा हुआ है। सो अब इन फिनाइल्स को भी हम ओपन करके लिखते हैं, क्योंकि हमें NMR स्पेक्ट्रम के बारे में बताना है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। NMR स्पेक्ट्रम में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि NMR एक्टिव न्यूक्लियाई कौन से होते हैं और इनएक्टिव न्यूक्लियाई कौन से होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन 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 बोरोन फोस्फोरस ये NMR एक्टिव न्यूक्लियाई है। यहाँ पे कार्बन की बात करी जाए तो C13 जो होता है वो NMR एक्टिव न्यूक्लियाई होता है, C12 NMR एक्टिव न्यूक्लियाई नहीं होता,
ठीक है। सो यहाँ पे अगर आपको बोला गया है कि ये C13 है तभी आप लोगे इसको NMR एक्टिव, अदरवाइज इसको NMR इनएक्टिव न्यूक्लियाई लोगे। अब B11 NMR स्पेक्ट्रम के बारे में बताना है तो हमें बी के बोरोन के नेबर देखने पड़ेंगे। मींस बोरोन के बारे में अगर कुछ चीज़ पता करनी हो तो उसके नेबर से जाके पूछो जो NMR एक्टिव होंगे। ठीक है। सो ये हाइड्रोजन जो है NMR एक्टिव है। फॉस्फोरस भी अब आपके पास NMR एक्टिव फॉस्फोरस है। ठीक है। सो यहाँ पे हमें फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा 2NaI+1, 1 को वैसे ही लिखते हैं हम, NaNb लिखेंगे। यहाँ पे हम NaNb क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ भी बोरोन डीकपल कर सकता है और फॉस्फोरस के साथ भी कर सकता है। सो यहाँ पे आ जाएगा 2NbI+1। ठीक है। अब 2Na हाइड्रोजन्स देखते हैं। सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं। 3 आगे हाइड्रोजन के लिए न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू 1/2 होती है, +1 आ गया। और यहाँ पे भी अगर देखें सो 2 इंटू नंबर ऑफ फॉस्फोरस सिर्फ 1 है। सो ये किस किस के साथ डीकपल कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ कर रहा है एंड फॉस्फोरस के साथ कर रहा है। फॉस्फोरस 1 आ गया और इसकी जो न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू होती है वो भी 1/2 ही होती है। फॉस्फोरस की भी कितनी है, 1/2 है। सो +1 आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट गया। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये 4 आया इंटू 2 आई। सो नंबर ऑफ लाइंस की बात करें, नंबर ऑफ लाइंस की बात करें तो आपके पास कितनी लाइंस आ जाएंगी, 8 लाइंस आ जाएंगी। ठीक है। H1 NMR स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। अब H1 NMR स्पेक्ट्रम के लिए यहाँ पे इसको इरेज कर ले या फिर से स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर लेते हैं एक्चुअल में। सो ये बोरोन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, फॉस्फोरस आ गया। ठीक है। एंड अब आपके पास अब पीएच वैसे ही लिख सकते हो क्योंकि पीएच में हमें पता चल गया कि ये कार्बन जो होगा NMR इनएक्टिव होगा। ठीक है। सो H1 NMR स्पेक्ट्रम की बात करें सो हाइड्रोजन के इन्वायरमेंट के बारे में कौन बताएगा अच्छे से, उसके पड़ोसी बताएंगे। सो बोरोन भी NMR एक्टिव है और फॉस्फोरस भी NMR एक्टिव है। मतलब ये सारे जो हाइड्रोजन्स हैं ये बोरोन के साथ भी डीकपल करेंगे और फॉस्फोरस के साथ भी डीकपल करेंगे। तो फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा 2NaI+1 इंटू 2NaBI+1। ठीक है। अब आपके पास Na क्या है, अब Na बोरोन को मान लो। सो नंबर ऑफ बोरोन्स 1 है, न्यूक्लियर स्पिन 3/2 होगी, +1 आ जाएगा, ये कट गया। उसके बाद 2 इंटू फॉस्फोरस 1 है, न्यूक्लियर स्पिन 1/2 है, +1 आ गया। तो आपके पास ये आ गया 3 + 1 4, 4 इंटू 2। सो यहाँ पे भी नंबर ऑफ लाइंस कितनी मिल रही है आपको, 8 लाइन्स ही मिल रही है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ लाइंस कितनी मिल रही है, 8 लाइन्स ही मिल रही है। अब P31 NMR स्पेक्ट्रम के बारे में बताना है। सो P31 भी अब किस किस के साथ डीकपल करेगा, देखो ये बोरोन के साथ भी डीकपल कर सकता है एंड हाइड्रोजन के साथ भी डीकपल कर सकता है। सो यहाँ पे भी हमें Na और Nb दोनों फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे देखो 2 इंटू हाइड्रोजन कितने, पहले बोरोन के लिए लिखे। सो बोरोन आपके पास 1 आगे और यहाँ पे इसकी स्पिन 3/2 होती है, +1 आ गया। और अगर हम यहाँ पे देखें 2 इंटू हाइड्रोजन 3 है, 1/2 +1 आ जाएगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 + 1 4 इंटू, यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा 3 + 1 4। सो 4 इंटू 4 16 लाइन्स। ठीक है। सो P31 NMR स्पेक्ट्रम में कितनी लाइन्स आ रही है आपके पास, नंबर ऑफ लाइन्स 16 आ रही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें यहाँ पे 2 मिनट में देखती हूँ कि रिएजेंट कौन कौन से हैं। सो एक आपके पास आ रहा है NET
का थ्राइस और दूसरा NH3, ठीक है। सो यहाँ पे भी बेसिकली जो B11 NMR स्पेक्ट्रम के बारे में बताना है, H1 NMR स्पेक्ट्रम के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये सॉफ्ट लिगेंड है, सिमेट्रिकल क्लीवेज होगी। सिमेट्रिकल क्लीवेज में यहाँ पे BH3 NET3 आ जाएगा, ठीक है। सो इसको भी अब ओपन करके लिख लेते हैं हम, बोरोन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एंड यहाँ पे आ गया आपके पास NET ET एंड ET। अब आपको ये गिवन होगा कि नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पे NMR एक्टिव नहीं है, ठीक है। सो अगर B11 NMR स्पेक्ट्रम के बारे में बताना होगा तो B11 किसके साथ डीकपल करेंगे, अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन के साथ डीकपल करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे एक ही फॉर्मूला लगेगा, अब 2Na, ए क्या है, हाइड्रोजन ही है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 है, तो डायरेक्टली हम लिख लेते हैं यहाँ पे 3, और इसकी स्पिन 1/2 आएगी, सो +1 आ जाएगा, ये कट गया। तो यहाँ पे आपको क्वाड्रेट मिलेगा, मींस 4 लाइंस मिलेगी, ठीक है। और अगर H1 NMR स्पेक्ट्रम देखना है इसका, तो नंबर ऑफ बोरोन्स अब 1 ही है, और इसके लिए स्पिन 3/2 होगी और +1 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो हमें क्वाड्रेट मिल रहा है, ठीक है। और अब हमने यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, हार्ड लिगेंड है, असिमेट्रिकल क्लीवेज होगी, एक ही बोरोन के साथ 2 लिगेंड लगे हुए होंगे, मींस NH3 आ जाएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे 2 लिगेंड्स की अटैचमेंट हुई और ये वाले बॉन्ड ब्रेक हो गए, ठीक है। एंड BH4 नेगेटिव आ जाएगा। अब इनके स्पेक्ट्रम के बारे में भी बताना है। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, B11 NMR स्पेक्ट्रम। सो यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया होगा कि जो नाइट्रोजन है वो NMR इनएक्टिव है, ठीक है। B11 के बारे में पता करना है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे हाइड्रोजन्स देखने होंगे, 2Na I+1 आ गया, और N यहाँ पे 2 है, इंटू हाफ +1 आ जाएगा। सो यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा ट्रिपलेट। नंबर ऑफ लाइंस कितनी आई, 3 आई। और अगर हम H1 NMR स्पेक्ट्रम की बात करें, सो अगेन 2Na 2, नंबर ऑफ बोरोन्स सिर्फ 1 ही है। अब हाइड्रोजन किसके साथ डीकपल करेंगे, बोरोन के साथ करेंगे, 1 आया। अब इसमें स्पिन 3/2 आती है एंड +1 आ गया। सो यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, दैट मीन्स क्वाड्रेट। अब हम ये जो BH4 नेगेटिव है, BH4 नेगेटिव, इसके NMR के बारे में भी बात कर सकते हैं। देखो NMR पे क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, सो इसलिए मैं आपको अच्छे से करवा रही हूँ। यहाँ पे देखो, अब अगर B11 NMR स्पेक्ट्रम की बात करी जाए, NMR स्पेक्ट्रम की बात करी जाए, सो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो 2 × 4 × 1/2 +1 आएगा। सो यहाँ पे आपको 5 का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ लाइंस कितनी मिली, B11 NMR स्पेक्ट्रम में 5 मिल रही है। और अगर H1 NMR स्पेक्ट्रम की बात करी जाए, NMR स्पेक्ट्रम की बात करी जाए, सो 2 × नंबर ऑफ बोरोन्स अब आपके पास 1 है, स्पिन इसकी 3/2 है, +1 आएगा। सो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस हमें 4 मिलेंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये आपके पास दिया हुआ है B2H6 है अगेन। अब यहाँ पे बात करें, सो ये सॉफ्ट लिगेंड है। सॉफ्ट लिगेंड मतलब सिमेट्रिकल क्लीवेज करेगा। सो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, सॉफ्ट और SS सिमेट्रिकल क्लीवेज करेगा, मीन्स एक BH3 यूनिट और लिगेंड आपको मिलेगा जो SET ट्वाइस है। अब यहाँ पे आपको ये 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे,
ठीक है। और अगर B2H6 की बात करें अमोनिया के साथ, सो अमोनिया के साथ अनसिमेट्रिकल क्लीवेज कर रहा था, यहाँ पे आपको H2BNH3 के ट्वाइस पॉजिटिव मिलता है और BH4 मिलता है। ये हमने अच्छे से कर लिया है। कैसे करते हैं, 4 नेगेटिव। सो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इस मॉलिक्यूल में और इसमें क्या डिफरेंस है, बोरोन की जगह पे गैलियम है, ठीक है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो ये हमें डाइबोरेन के जैसे ही स्ट्रक्चर मिलता है। यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, गैलियम आएगा, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यहाँ पे 2 मिल रहे हैं और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हमें 4 मिल रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। गैलियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा। बेस यहाँ पे, बेस के साथ इसकी रिएक्शन होगी। अगर इसके पॉइंट ग्रुप की बात करी जाए, सो पॉइंट ग्रुप के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम ग्रुप थ्योरी करेंगे तब अच्छे से करेंगे। सो बस अभी ये देख लो, यहाँ पे पॉइंट ग्रुप D2H आता है। अगर इसके पॉइंट ग्रुप की भी बात करें तो D2H ही आएगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन है, दैट मीन्स ये यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट 0 होगा। प्लेनर मॉलिक्यूल है ये, यहाँ पे भी डाइपोल जो मूवमेंट है वो 0 होगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ये क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। और ये वाला भी आपको नॉन पोलर मॉलिक्यूल ही मिलेगा। अब हम रिएक्शंस देखते हैं। रिएक्शन देखो, सो ये सॉफ्ट लिगेंड है तो यहाँ पे सिमेट्रिकल क्लीवेज होगी। सिमेट्रिकल क्लीवेज में आपको प्रोडक्ट जैसे डाइबोरेन में देखते थे वैसे ही देखना है। सो यहाँ पे गैलियम आ गया, हाइड्रोजन 3 आएंगे और NET का थ्राइस आ जाएगा। इसके 2 मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे। लाइकवाइज यहाँ पे अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होगी। अनसिमेट्रिकल क्लीवेज में एक तो आपको ये वाला यूनिट मिल जाएगा H2 मीन्स दोनों NH3 एक ही गैलियम के ऊपर अटैक करेंगे। यहाँ पे ट्वाइस आ गया आपके पास। और दूसरा आपके पास Ga, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, GaH4 नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रिकी क्वेश्चन ऐसे बनाया जा सकता है कि अब एक एटम को, बोरोन के एटम को गैलियम से रिप्लेस कर दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये तो क्या होगी, सिमेट्रिकल क्लीवेज होगी। यहाँ पे तो सिमेट्रिकल क्लीवेज होगी। सो सिमेट्रिकल क्लीवेज में तो क्या होगा आपको कि एक यहाँ पे अगर ये 2 लिगेंड्स 2 दिए हुए हैं, सो एक लिगेंड बोरोन के ऊपर अटैक करेगा, एक गैलियम के ऊपर अटैक करेगा। सो आपको प्रोडक्ट कुछ ऐसे मिल जाएंगे कि यहाँ पे GaH3NET का थ्राइस मिल गया एक, और दूसरा प्रोडक्ट आपको H3 बोरोन आ जाएगा यहाँ पे एंड NET का थ्राइस आ जाएगा, ठीक है। अब जो मेन प्रॉब्लम आएगी वो इसमें आएगी, क्या है, यहाँ पे अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होगी। अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होगी। अब ये जो लीगेंड है इसका अटैक किस पे होगा, गैलियम पे होगा या बोरोन पे होगा, ठीक है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसके ऊपर होगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि देखो, गैलियम के पास वेकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। इसके पास क्या है, वेकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। और बोरोन के पास तो वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, वेकेंट p ऑर्बिटल। अब लीगेंड जो है इजीली कहाँ पे अटैक करेगा, ऑब्वियस ही बात है जिसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। सो इसीलिए दोनों NH3 इसी गैलियम के ऊपर अटैक करेंगे और आपके पास प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिल जाएगा, GaNH3 का ट्वाइस, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया एंड BH4 नेगेटिव, ठीक है। NaBH4 जैसे जो स्टेबल यहाँ पे ये जो BH4 नेगेटिव है ये ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू GaH4 नेगेटिव से।
ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, CSIR नेट में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स उसमें देखे जाते हैं। CSIR नेट का क्या मतलब है कि आपको रिसर्च लेवल तक लेके जाना है, मीन्स आपके दिमाग को देखना है कि कितना ज़्यादा चलता है। तो इसीलिए क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपको बस दिमाग लगाना है कि कहाँ पे रिएक्शंस कैसे होंगी। अब देखो, ये दिमाग कैसे लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अमोनिया का अटैक कहाँ पे होगा, कहाँ पे इजीली हो सकता है, वो आपको देखना है और उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट लिखोगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। इस लेक्चर को मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू गाइज।